सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा कैसी हो? एकदम बढ़िया, बिल्कुल ठीक। आमतौर पर जब भी हम किसी से मिलते हैं ना आकांक्षा, तो हम यही सवाल करते हैं कि आप कैसे हैं, क्या हालचाल हैं। हाँ, लेकिन मंजू जी, हाँ? आज आपने ये प्रश्न मतलब अचानक से क्यों किया? हाँ, इसलिए किया क्योंकि आज ये हमारे विषय में शामिल है। होता क्या है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर यही बात पूछते हैं कि क्या हालचाल है। कुछ लोग तो बिल्कुल हंस खेल कर जवाब देते हैं कि भाई बिल्कुल बढ़िया, एकदम तरोताजा है, मस्त है, इस तरह का जवाब देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे हम बड़े दुखी हैं, बहुत परेशानियां हैं, ये है वो है। तो हमेशा ये जो बेचारापन बताने की आदत है, इससे हमें बचना चाहिए। ये आज का हमारा विषय है और इसीलिए हमने ये बात की है। बिल्कुल, यानी खुद को बेचारा मत बनाइए। साथ ही मंजू जी, जब हम कहते हैं ना कि हर किसी की गलती माफ होती है, लेकिन जब हम अपनी माता जी की बात करते हैं या मम्मी की बात करते हैं, माँ को याद करते हैं, तो सबके दिमाग में एक ख्याल आ ही जाता है कि भाई माँ से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। परफेक्ट जो एक व्यक्ति होता है, ऐसी एक छवि बनती है परफेक्ट की। मतलब हर काम अगर जो माँ करेंगी वो एकदम सटीक होगा और सही होगा और समय से होगा। बिल्कुल ऐसी एक छवि आती है, लेकिन माँ भी एक इंसान होती है और उनकी भी अपनी इच्छाएं होती है, उनसे भी गलतियां होती है, तो उन्हें माफ करना सीखें। ये भी आज का हमारा विषय है। इसके अलावा बचपन के गलियारों में आज हम जाएंगे। वो दिन याद करो, ये विषय है और इसमें स्लेट पर जब हम लिखते थे वो दिन हमें याद करना है और श्रोता हमें बता सकते हैं कि आपके क्या ख्याल हैं, आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव है, ये हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, स्लेट पे लिखने का जो अनुभव है मंजू जी, वो लिखना और मिटाना और फिर लिखना फिर मिटाना, मतलब उसका जो एक मजा था ना, वो मजा कॉपी पेन मतलब नहीं आ सकता। जी बिल्कुल। तो और इसके साथ ही हम घूमने भी चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। कहाँ चलेंगे? चंडीगढ़ चलेंगे। एक जब हम परफेक्शन की अभी बात कर रहे थे, तो अगर सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ एक ऐसी एक सिटी है, सुनियोजित ढंग से बनाई गई एक सिटी है, तो वहां हम घूमने चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम संगीत की यात्रा करते हैं। बिल्कुल।
शक्ल मोहब्बत हाथों ने दी जिंदगानी, प्यार की सुरों पर अपनी धुन में दिल से पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। पत्थर से बरसेगी उल्फत, हर एक पत्थर से बरसेगी उल्फत, सालों ही सदियों ही हरदम रहेंगे ये मिलके, इनमें नहीं है हिंसा का भेदभाव, टुकड़े हैं गीत गाया पत्थरों ने इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। किशोरी अमोनकर की आवाज, बड़ी सुरीली आवाज में ये गीत, बड़ा आनंद आया है। आकांक्षा, अब आनंद की ओर बढ़ते हैं मंजू जी। हाँ? और जब पर्यटन की बात आती है, हाँ? तो अपनी रोजमर्रा की दौड़ भाग भरी जिंदगी से एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेना, भाई इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। बिल्कुल, इससे बड़ा आनंद कोई और नहीं हो सकता। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ के पहनावा के बारे में हमें जानकारी मिलती ही है। साथ ही साथ जब हम घूमते हैं और उन घूमने का आनंद लेते हैं तो हमारे मन में भी, हमारे जीवन में भी एक नवीनता आती है। और जब बिल्कुल घूम के वापस घर आते हैं तो बड़े उत्साह के साथ आते हैं और फिर से उत्साह के साथ अपने काम में लग जाते हैं। और यही वजह है कि घूमना बहुत जरूरी है। तो घूमते हुए आज हम चल रहे हैं चंडीगढ़ की ओर। बिल्कुल, चंडीगढ़ को भारत के सबसे सुनियोजित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ एक ऐसी संस्कृति है जिसमें पारंपरिक पंजाब के साथ साथ आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलता है। चंडीगढ़ एक बहुत सुंदर शहर है। ये शहर पंजाब राज्य में हिमालय की शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित है और साल भर यहाँ का मौसम अनुकूल रहता है, यानी ठीक ही रहता है, न बहुत ज्यादा गर्मी नहीं और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं। बिल्कुल। और अगर शहर की बात करें मंजू जी, तो काफी सुव्यवस्थित होने के कारण चंडीगढ़ शहर जो है वो बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे उद्यान हैं, पिकनिक स्थल हैं, जो आने वाले पर्यटक हैं ना, उनकी यात्रा को एक तरह से यादगार बनाते हैं। और शहर की वास्तुकला और संरचना की बात की जाए तो ये बेहद लोकप्रिय है। और ये जगह प्रकृति से लेकर कला और संस्कृति तक, और साथ ही खरीदारी के लिए भी एक बेहतरीन अनुकूल जगह है और एक अलग अनुभव आपको मिलेगा। हाँ बिल्कुल, खरीदारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आकांक्षा, जब हम घूमने जाते हैं तो महिलाओं का ये एक बहुत ही यूं कहना चाहिए कि एक पसंद का एक क्षेत्र होता है खरीदारी करना। बिल्कुल। और जब नई जगह जाते हैं तो वहाँ कुछ स्पेशल तो होता ही है, वहाँ की अपनी संस्कृति में कुछ ऐसा स्पेशल होता है जो हमें खरीदने का मन करता है। और अगर आप चंडीगढ़ जाए तो वहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें खरीदने लायक जो आप खरीद सकते हैं। मार्केट में जाइए, देखिए वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। कुछ कपड़े जो है, फुलकारी के कपड़े वगैरह, खान पान वहाँ का कुछ अलग है। तो इस तरह की चीजें आप वहाँ जाकर के खरीद सकते हैं। और यहाँ आसपास कई सारी घूमने की जगह हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले जो घूमने लायक जगह है, सबसे खास है, वो है रॉक गार्डन। और ये जगह सबसे
अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है। 40 एकड़ से अधिक भूमि पर यह फैला हुआ है और 5000 से भी अधिक मूर्तियों से ये अलंकृत है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ जो कुछ भी है वो विभिन्न औद्योगिक और शहरी कचरे से बनाया हुआ है, यानी कि सिर्फ कचरे, जो चीजें हम सोचते हैं कि काम की नहीं है, फेंक देते हैं, उन्हीं चीजों को इकट्ठा करके और ये पूरा गार्डन बनाया गया, इसलिए ये बहुत विशेष है। बिल्कुल, और विशेष इसलिए भी है कि ये जो बगीचा है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है और हर में मूर्तियों का एक अलग संग्रह है। टूटे हुए घरेलू उपकरणों का बहुत खूबसूरती से रचनात्मक रूप से प्रदर्शन यहाँ किया गया है। साथ ही साथ अनेक पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और खास बात बताने वाली ये है कि साल 1957 में नेकचंद सैनी द्वारा एक शौक के रूप में इसे बनाना शुरू किया गया था और बाद में ये बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का एक अच्छा उदाहरण बन गया। ये जगह कल्पना और नवीनता का बेहद उम्दा प्रतीक हम कह सकते हैं। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो चीजें बेकार लगती है लेकिन उससे भी कितना बेस्ट कुछ किया जा सकता है, ये अगर आपको देखना है तो रॉक गार्डन आप जा सकते हैं। इसके अलावा और भी जगह घूमने के लायक है, उसमें है रोज गार्डन। इस गार्डन में फूलों की लगभग 825 किस्में हैं और 32,500 किस्म के पेड़ और औषधीय झाड़ियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। इस गार्डन को जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और ये 30 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। उत्तम तरह के फूलों की किस्मों की वजह से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को ये जगह स्वर्ग के समान आनंद देती है और ये एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा उद्यान है, जिसका निर्माण वर्ष 1967 यानी कि 1967 में किया गया। बिल्कुल, साथ ही बेहद खास आकर्षण है चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय यानी डॉल म्यूजियम। प्रमुख आकर्षण इसे कह सकते हैं। यहाँ 25 से अधिक देशों की जो गुड़ियाएं हैं उनका और साथ ही साथ कठपुतलियों का एक अच्छा खासा संग्रह है और इन्हें प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय को साल 1985 में स्थापित किया गया था। इसका प्रबंध भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा किया जाता है और यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है वो टॉय ट्रेन भी है। साथ ही मंजू जी, हमारे स्कूल के जो सिलेबस था हिंदी का, उसमें एक खास पार्ट था जिसमें ये जो अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय है इसके बारे में बताया गया था। साथ ही साथ वहाँ जितनी भी गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं उनके कुछ के चित्र उस पाठ्य पुस्तक में थे। तो देख के हमें बड़ा कौतूहल होता था कि भाई कभी तो ये देखने को मिले। हाँ, और अगर संग्रहालय तो वहाँ बहुत सारी अनेक तरह की अलग अलग तरह की गुड़ियाएं होंगी तो बच्चे वो देख करके कितना खुश होते होंगे। तो देखिए, जब आप परिवार के साथ जाएं तो सभी के लिए उस नए शहर में कुछ न कुछ होता है देखने लायक। कुछ बड़ों को उसमें ज्यादा आनंद आता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बच्चों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आनंद की बात है कि जब आप जाते हैं तो कितना आनंद उठाते हैं। अब देखिए, आगे और भी बातें होंगी और बहुत सारी और भी जगह घूमने लायक, उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ। अगर इसे समझ
सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। जब कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जब कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाकर समझे, तुझे को हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। तीन देवियां फिल्म का ये गाना हमने सुना और अब चंडीगढ़ के कुछ और पर्यटन स्थल है, वहां भी घूम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंजू जी, जिस अफसाने की, जिस कहानी की इस गीत में बात हो रही थी, भाई आप कहीं भी घूमने जाएं, हाँ। किसी भी पर्यटन स्थल पे घूमने जाएं, हर पर्यटन स्थल की एक अलग कहानी होती है, एक अलग अफसाना होता है। तो कोशिश करें, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे दर्शनीय स्थल हो, या प्रकृति से जुड़ा कोई स्थल हो, वहाँ की भौगोलिक जानकारी या ऐतिहासिक जानकारी जरूर जानें और साथ ही साथ बच्चों को खासकर उसकी जानकारी दें। और उन अफसानों को हमेशा के लिए अपने जहन में रहने दें और कभी सालों बाद जब आप याद करें कि वहाँ गए थे तो इतनी खुशनुमा यादों को याद करें और सोचें कि वहाँ क्या खूबसूरत दिन थे और फिर से उन बातों का तरोताज़ा करते हुए आप खुश हो सकते हैं 10 साल 20 साल या 25 साल के बाद भी। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखना लेक हम चलते हैं घूमने के लिए। शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित ये एक मानव निर्मित झील है जिसको वर्ष 1958 में बनाया गया था। 3 किलोमीटर में फैली ये झील सूरज की किरणों की वजह से चमचमाती हुई लगती है। नीला पानी है यहाँ, साइबेरियाई बतख सहित कई पक्षियों का घर है यहाँ पर और झील के पार नाव की सवारी, मछली पकड़ना, वाटर स्कीइंग और सुंदर सूर्यास्त का आनंद लेने जैसी कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। और इसके अलावा सुबह सुबह सैर करने के लिए ये काफी अच्छी जगह है और लोग यहाँ पर आते हैं सैर करने के लिए। बिल्कुल, तो सैर करते करते अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, छतरवीर चिड़ियाघर आपको दिखाई देगा। बेहद सुंदर चिड़ियाघर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा जा सकता है। स्तनपाई जानवर हों या पक्षी और सरीसृप की लगभग 80 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। और इन सब के अलावा लायन सफारी, ड्राइव इन डियर सफारी और पानी की झील इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। बिल्कुल। इसके अलावा आप जापानी उद्यान देख सकते हैं। वहाँ पर अपनी वास्तुकला, शांत वातावरण और समृद्ध वनस्पति के कारण ये बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। दोनों
एक भूमिगत सुरंग से जुड़े हुए हैं जो कि सुंदर जापानी भित्ति चित्रों से सजी है और देखने में ये बहुत लुभावनी भी है। और लुभावनी तो भाई टेरेस्ड गार्डन भी लगता है। यहाँ आप फूलों और हरे भरे पेड़ों को देख सकते हैं। ये जो उद्यान है ये लगभग 10 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। स्थापना के बाद से इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय और फूलों की नई और विविध प्रजातियों को लगातार जोड़ा जाता रहा है, जिससे ये काफी आकर्षक बन गया है और लोग यहाँ ताजी हवा और हरियाली का आनंद लेने आते हैं। पूरे साल के दौरान यहाँ कई शोज होते हैं और कार्यक्रम किए जाते हैं और जो पर्यटन है उसका आनंद उठाने यहाँ खींचे चले आते हैं। हाँ, और देखो टेरेस्ड गार्डन की ये विशेषता कि जब उसे लगाया गया था तब जैसा था उसके बाद उसमें और भी पेड़ पौधों को जैसे जैसे पता चलता गया उसको जोड़ते चले गए। उसकी वजह से उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता गया है और उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई। यानी कि नवीनता को या नई चीजों को या आने वाली नई टेक्नोलॉजी को भी हमें इसी तरह से अपनाते रहना चाहिए। इसकी वजह से समय के अनुकूल समय के साथ हम चल सकें। चलिए अब म्यूजिकल फाउंटेन शो की बात करते हैं। ये शो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में आयोजित किया जाता है। ये शाम के समय आयोजित किया जाता है जिसमें संगीत की ताल पर नाचते हुए पानी के फव्वारे का अद्भुत प्रदर्शन होता है। इस शो को देखने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों की अच्छी खासी भीड़ देखी जाती। कितना मजा आता होगा ना कि एक तो रंगीन लाइटें, उसमें पानी के फव्वारे, उसके साथ और एक रिदम के साथ वो नाचते हुए जब हम देखेंगे तो वाह, क्या यही तो इसकी खासियत है। तो अगर आप चंडीगढ़ जाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि अगस्त से नवंबर के बीच यहाँ का जो मौसम है अच्छा तो पूरे साल रहता है, लेकिन इस दौरान और अच्छा होता है। और यहाँ का भोजन भी लाजवाब है। वही पंजाबी व्यंजनों की एक समृद्ध विविधता यहाँ पे आपको मिलेगी। लच्छा पराठा है, अमृतसरी कुलचे है, छोले भटूरे है, कबाब है, सब कुछ मिलता है यहाँ। इसके अलावा मिठाई में खीर, जलेबी, बालूशाही, गुलाब जामुन और कुल्फी का आनंद आप ले सकते हैं। क्या बात है इतनी सारी खाने पीने की चीजें और खास तौर पर ये जो लच्छा पराठा, अमृतसरी कुलचे, छोले भटूरे, ये तो सुनकर ही मुंह में पानी आता है। तो ये सब चीजें आप वहां पर यानी तो खाने पहुंचे कैसे वो तो बताइए। हाँ बिल्कुल, ये भी बताना पड़ेगा। चंडीगढ़ में ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन है, इसलिए आप ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। वहाँ चंडीगढ़ का अपना हवाई अड्डा भी है जो शहर से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चंडीगढ़ के लिए दिल्ली और आसपास के शहरों से कई बसें उपलब्ध है, यानी कि सड़क मार्ग से भी आप बड़े ही अच्छी तरह से वहाँ से जुड़ा हुआ है, इसके लिए बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो बस आप सोचिए मत, अगर आप अगली बार कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो चंडीगढ़ का प्लान आप बना सकते हैं और सैर करने के लिए आइए। बिल्कुल। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना, हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना, हाल दिल हमारा। एक दिन दुनिया बदल कर रास्ते पर आएगी, आज ठुकराती है हमको कल मगर शर्माएगी। बात को तुम मान लो, अरे जान लो भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों दाग है दिल पर हजारों, हम तो फिर भी शाद हैं। आस के दीपक जलाए देख लो आबाद है। तीर दुनिया के सहे
पर खुश रहे भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना, सुनो दुनिया वालों। झूठ की मंजिल से यारों हम न हरगिज़ जाएंगे, हम ज़मीं की खाक करीब आसमां पर छाएंगे, भला दब कर रहे डरते नहीं भैया, हाल दिल हमारा। आकांक्षा, देखो श्रीमान सत्यवादी फिल्म का ये गाना मुकेश की आवाज में हमने सुना, और हाले दिल हमारा, भले कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमें कहना हमेशा यही चाहिए कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि हम अपनी बातें चाहे दुनिया के सामने बार बार कहते रहे बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत है, लेकिन उससे हमारी तकलीफें कम नहीं होती है, बल्कि जग जाहिर हो जाती है कि इसके मन में क्या है, इसके घर में क्या चल रहा है, क्या समस्या है, क्या नहीं। इसके लिए जब भी मिले तो कहते चलिए कि हाँ सब कुछ ठीक है। वही मंजू जी, देखिए समस्याएं तो जीवन का एक कहते हैं ना अभिन्न हिस्सा रही हैं, आती हैं जाती हैं। अब बस ये व्यक्ति दर व्यक्ति निर्भर करता है कि उन समस्याओं का सामना हम रो कर करते हैं या हंस कर करते हैं। कुछ ऐसे ही भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं हमारे एक साथी, खुद को बेचारा न बनाओ बल्कि किसी दूसरे को भी न समझो, आज के समय में तो भूल कर भी नहीं, जब मिलो तो खुशी जाहिर करो। और हर कोई मुस्कुरा कर सामने जब आता है, चाहे जान पहचान हो चाहे ना हो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना मंजू जी, अनजाने ही कोई व्यक्ति चलते चलते आपकी तरफ देख के एक मुस्कुरा भर दिया, तो उस मुस्कुराहट से मन में खींच पैदा नहीं होती, बल्कि एक अच्छी भावना आती है मन में कि भाई सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा कर तो मिला, अगर सामने वाला व्यक्ति मुंह बनाकर मिले तो फिर बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल, ऐसे लोगों से सब लोग दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए और इससे वातावरण में एक नकारात्मकता भी आती है, इसलिए हमें ऐसे जवाबों से बचना चाहिए। जब भी आप किसी से मिले तो कहिए हाँ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि आपकी जो समस्या है उनसे आपको ही निपटना है, कोई दूसरा तो निपटने के लिए आने वाला नहीं है। भाई आपका पर्चा है, आप ही को उसका प्रश्नों का उत्तर परीक्षा भी आपको ही देनी होगी। और अभी देखिए हमारी एक परीक्षा यहाँ पर यह है कि कार्यक्रम में जो है एक अंतराल का वक्त हो गया है, तो हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे की बातों और गानों के साथ। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर हाजिर हैं। आमतौर पर आकांक्षा ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत भी खराब है, पता नहीं दुख को हमारे घर का रास्ता क्यों मिलता है, उसने हमें दुखी कर दिया, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। इन तमाम जुमलों में किसी और से मिले हुए दुख या परेशानी का जिक्र होता है, पर दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि दुख पाने में हमारा कितना हाथ है। बिल्कुल भाई, किसी और की तरफ इशारा करके हम पीड़ित बनने में ज्यादा इत्मीनान महसूस करते हैं। ये मनोविज्ञान का सामान्य सा सूत्र कहा जा सकता है कि हम हमेशा खुद को पीड़ित और दुखी बनाकर पेश करते हैं ताकि दूसरों की सहानुभूति मिले या फिर हमारी जो गलती है वो ढक जाए।
या कम से कम दूसरों को तवज्जो तो ना मिले। हमें तवज्जो मिले, दूसरों को ना मिले, ऐसा। और भला करें या नहीं, लेकिन एक बार अपने जो काम किए हुए उन पर नजर डालने की जरूरत है। पीड़ित बने रहने से कुछ देर की सहानुभूति तो हमें मिल जाती है, लेकिन घटना की सच्ची सीख नहीं मिल पाती है हमें। और अगर सही दिशा निर्देश नहीं ले पाएंगे तो जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना सही आकलन करना जरूरी है कि हम कहाँ गलत हैं। बिल्कुल। और जब हम बेचारा बनने का ये जो खोल है उतार कर देखेंगे कि दरअसल जो हुआ वो क्यों हुआ, तो हम पाएंगे कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम ही से हुई। और बार बार सभी के सामने बेचारा बनने से हमारा जो मन है वो उस वातावरण में उसका मतलब मन में एक नकारात्मकता के भाव आने लगते हैं, जिसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हमारे घर पर, हमारे आस पड़ोस के लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और बार बार निराशा भरी बातें करने से लोग भी हमसे बात करने से कतराने लगते हैं। आखिर सभी लोग चाहते भी तो यही है ना, आकांक्षा, कि उन्हें खुशहाल वातावरण मिले। इसलिए बेचारापन वाली बातों से दूर भागते हैं। इस तरह हम अपने मित्रों व सहकर्मियों से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए ये बेचारापन वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। सुख या खुशी भाई चुनते तो हम ही हैं। कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई प्रक्रिया इतनी ताकतवर नहीं कि हमारी मर्जी के बगैर हमारे जो मन है उस पर कब्जा कर सके। जो हुआ उसके बारे में ईमानदारी से सोचेंगे तो दूसरों पर इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो परिस्थितियां हैं उनके लिए सदा से हम जिम्मेदार थे और हम ही रहेंगे। तो हो सके तो अपने मन को बासंती बनाए रखें, ताकि जो खुशियां हैं बाहें पसार कर आपका इंतजार करें। बिल्कुल। और अभी तो मौसम भी बासंती ही चल रहा है। तो अपने मन का भी वातावरण कुछ ऐसा ही बसंत की तरह ही बनाए रखिए, और फिर देखिए कि खुशियां आपके कदम चूमेंगी। रही है, सो वो
बतलाई नहीं जाती, वो बतलाई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है। अनारकली फिल्म का ये गाना हमने सुन लिया आकांक्षा, और हम इस गीत को सुनने से पहले जिस विषय पर बात कर रहे थे उससे संबंधित एक कमेंट हमारे श्रोता का आया है कि खुद को बेचारा कभी नहीं समझो। अगर हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करें, सत्य पर चलने का नियम रखेंगे, तो फिर हम कभी बेबस या बेचारे नहीं होंगे। हो सकता है ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा लेता हो कि हम कब तक टिके रहते हैं। ये बात बिल्कुल इन्होंने सही लिखी। बात है। धन्यवाद इनका। हाँ, इनका धन्यवाद देते हुए मंजू जी, भाई आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा पीछे चलेंगे। अच्छा। पीछे चलेंगे से मेरा मतलब था कि यादों के गलियारे में पीछे चलेंगे और उन दिनों को याद करेंगे जब हमने पढ़ाई की शुरुआत की थी। एक जमाना था जब शुरुआत ही कॉपियों और पेंसिल या पेन से नहीं होती थी। शुरुआत होती थी स्लेट से, और वो जो जिसे हम चौक कहते हैं या जिसे उस समय हम खड़ी कहते थे, उससे जब लिखने की शुरुआत पहला अक्षर जब उस स्लेट पर या पाटी पर लिखवाया जाता था, वो होता था ओम। भाई वो उन दिनों को याद करते हुए हमारे जो कई सारे श्रोता हैं, साथी हैं, उन्होंने अपनी भावनाएं तो व्यक्त की ही हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके यादों में स्लेट कहाँ है? बहुत अंदर तक घुसी हुई है स्लेट, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उसका इस्तेमाल हमने किया था। और जब शुरुआत हुई थी तो बस स्लेट पर ही लिखना और बार बार लिखना मिटाना। अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो फिर से मिटा दो, फिर यानी कि अपने पास में एक नई कॉपी हमेशा तैयार रहती थी। और मुझे सबसे ज्यादा मजा ना उसी चीज में आता था कि सही लिखो चाहे गलत लिखो, भाई हमारे पास एक पर्याय है कि तुरंत मिटा दो और फिर लिख लो, फिर मिटा दो, फिर लिख लो। और कई बार तो क्या होता था ना, हमारा लिखने का मन नहीं होता था तो हम बस कलम से कुछ ऐसे आड़े टेढ़ी कुछ लाइनें बना दिया करते थे और फिर उसे मिटा दिया करते थे, फिर अपनी कॉपी साफ हो गई, समझ लो। हाँ, बिल्कुल। और जब स्लेट की बात करते हैं तो समय समय पर स्लेट भी अलग अलग तरह की आती गई। पहले समय के साथ उसका रूप बदलता गया। उसकी बाउंड्री जो है वो बदलती गई। पहले एल्यूमिनियम की ऐसी बाउंड्री बनी हुई आती थी, उसके बाद लकड़ी की बाउंड्री आने लगी, उसका आकार भी बदलता गया। स्लेट भी पहले कुछ गत्ते के ऊपर काले रंग का कुछ किया हुआ था, उसके ऊपर लिखते थे। उसके बाद में पत्थर की स्लेट आने लग गई थी और इस तरह से स्लेट के स्वरूप में भी समय समय पर बदलाव आता गया और इन सब बदलावों का हमने अनुभव किया है। बिल्कुल। और साथ ही अनुभव किया है जब परीक्षाएं शुरू होती थी एक लंबे समय तक, जैसा आपने अनुभव बांटे ना कि एक लंबे समय तक स्लेट पर लिखा है, उसी तरह हमने भी एक लंबे समय तक स्लेट का इस्तेमाल किया है। हालांकि कॉपियां आ गई थी, पेन से हम लिखने लगे थे, लेकिन फिर भी सरलता की ओर देखते हुए कि भाई कौन बार बार काटे छाटे, गणित के सवाल हल करने हैं तो स्लेट याद आती थी। विज्ञान के समीकरण जो होते थे ना, फिजिक्स वगैरह के, भौतिकी के, वो लिखने हैं तो स्लेट याद आती थी कि बार बार लिखो याद करने के लिए, बार बार लिखो मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ। इससे कागज की बचत भी होती है। तो ये अगर प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी स्लेट पर लिखना बहुत ही फायदेमंद होता था। और इसके अलावा जिस कलम से हम लिखते थे उस कलम को भी हम बहुत सहेज करके रखते थे और बहुत सारी इस कलम को इकट्ठा करके रखते। कई बार क्या होता था, जब बड़ी कलम होती थी ना, लिखते हुए वो टूट जाती थी, बहुत छोटी हो जाती थी, कई बार तो हाथ में भी पकड़ में नहीं आती थी। लेकिन चूंकि उस समय इतनी पर्याप्त मात्रा में वो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन छोटी छोटी कलम को भी हम बहुत संभाल करके रखते थे। वही न सिर्फ अपनी कलम को सहेज के रखते थे, बल्कि अपने साथी सहपाठियों की कलम को भी हम अपने ही कंपास में सहेज के रखते थे। तो ये जो सहेजने की प्रवृत्ति है, ये भी उस समय से विकसित हो गई थी कि हमें अपनी चीजों को किस तरह से सहेज करके रखना है। तो ये भी बात हम सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। और मंजू जी, उन दिनों को याद करिए जब आधी छुट्टी होती थी तो स्लेट जब साफ करनी होती थी तो हमें चूंकि एक छोटा कपड़ा दिया जाता था कि इससे आप स्लेट पोंछेंगे, लेकिन जैसे ही वो
रेसेस कहते हैं जिसे, वो होती थी ना, आधी तो छुट्टी। हाँ आधी छुट्टी होती थी, तो हम दौड़ जाते थे नल की तरफ। हाँ। भाई बहाना होता था पानी पीने का, लेकिन एक हाथ में होती थी स्लेट, हाँ। और जाके उसे बकायदा उस नल के नीचे धोया जाता था और जिसकी स्लेट सबसे ज्यादा चमकेगी हाँ। वो राजा। बिल्कुल। अब हम हमारे तो अनुभव बहुत सारे अपने साझा कर लिए आकांक्षा, लेकिन श्रोताओं के अनुभव भी हम साझा करते हैं। बिल्कुल करेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने क्या क्या बातें लिखी। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे बचपन में मिट्टी की स्लेट आती थी और उस पर लिखने में बहुत मजा आता था। और एक और श्रोता ये लिखते हैं कि वो दिन याद करो कि मैंने कक्षा 10वीं तक स्लेट का उपयोग किया, या यूं कहें कि मेरे सहपाठी भी करते थे। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं गणित के सवाल स्लेट पर हल करने की कोशिश करती थी, जिससे सवाल हल करने में कागज का इस्तेमाल कम हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और भी कुछ यादें हमारे साथियों ने लिखी हैं कि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं जो मैसेज, कि स्लेट पर हमने लिखना तो बहुत लिखा है। पहले पढ़ाई उसी से शुरू होती थी। कॉपी और पेंसिल तो कुछ समय बाद मिलती थी। एक कपड़े को गीला कर के अपने पास रखते थे और कुछ गलती होती तो उस कपड़े से स्लेट को साफ कर देते थे और फिर से लिखते थे। जब कॉपी पर लिखना शुरू किया तब मिटाने के लिए कुछ नहीं मिलता था और तब सोचते थे कि स्लेट ही अच्छी थी, साफ हो जाती थी। क्या बात है। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि स्लेट पे हमने भी लिखा है, बड़ा अच्छा लगता था उस पे लिखकर। तब 4 ही विषय पढ़ाए जाते थे, हर विषय के बाद फिर मिटा देना। इतनी कॉपियां उस समय नहीं होती थी, आजकल तो रफ काम के लिए भी कॉपी होती है, और तब स्लेट जो होती थी वो ऑल इन वन होती थी। क्या बात है। तो बिल्कुल इस ऑल इन वन स्लेट को याद करते हुए एक श्रोता कह रहे हैं कि जब स्लेट में लिखते थे तो मुझे याद है जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था, मुझे ड अक्षर लिखना नहीं आता था, तब मेरी मम्मी मुझे डमरू के ड अक्षर हाथ पकड़कर अपने हाथों से अक्षर लिखाती थी और वो दिन आज भी मुझे याद है। ये बात 1965 की है। बिल्कुल। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि सबसे पहले स्लेट पर लिखते थे। आपने ये बात कहकर आपने बचपन की यादें जो है वो दिला दी। विद्यालय के वो अच्छे दिनों और मित्रों की यादों में हम खो गए, और पढ़ाई करने वाले शिक्षकों की भी याद इनको आ रही है इन सब बातों से। बिल्कुल। जब स्कूल की बात होती है, कक्षा की बात होती है, पुराने स्कूल के सहपाठियों की बात होती है, तो जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे शिक्षक थे, शिक्षिका थी, उनका नाम या उनकी याद आए बिना वो बात पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि स्लेट याद दिलाकर आपने हमें बचपन और स्कूल के दिन याद करवा दिए। जब पहली कक्षा में मेरा दाखिला हुआ वो साल 1956 था। स्लेट और साथ में उस पर लिखने के लिए पेन दिलाई गई थी, जो सफ़ेद गर्म चौक पत्थर से बनी हुई होती थी। पहले दिन टीचर द्वारा स्लेट पर एक बड़ा अंक लिखकर उसे घुटने के साथ मतलब घोटना, यानी कि उसी के ऊपर बार बार हाथ फिराना, उसको बोलते हैं घोटना। तो वो सिखाना शुरू किया था, और लिखते लिखते उस जो कलम होती थी उसको कभी कभी खा लिया करते थे। हाँ बिल्कुल। सबसे प्यारा वो कहते हैं ना भाई, तन्मयता। जब हम तन्मय हो जाते हैं ना, तो कभी पेन का ढक्कन या पेंसिल का ढक्कन जैसे मुंह में अचानक से अनायास ही चला जाता है, तो उस समय वो चौक जो या खड़ी जो होती थी, स्लेट की जो पेंसिल होती थी वो चली जाती थी। लेकिन उसमें एक बात ये होती थी कि वो धीरे धीरे मुंह में घुल जाती थी, तो वो छोटी हो जाती थी। हाँ। जब तक कोई सामने वाला टोक न दे कि भाई क्या मुंह में डाल रहे हो। हाँ बिल्कुल। और एक श्रोता ने और एक बात लिखी है कि मुझे तो वो दिन याद आता है जब पहली कक्षा में जब क शब्द सीखा, तो स्कूल में गांव की ही एक लड़की जो मुझसे उम्र में बड़ी थी, मुझे उसने क शब्द लिखना सिखाया था। तो वो मुझे बहुत बार वो बात याद आती है, और उस लड़की का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे क लिखना सिखाया था। और हमारी एक सहपाठी और कह रही हैं कि स्लेट पर जब लिखने की बात आ रही है तो लकड़ी की स्लेट और लोहे के बॉर्डर वाली स्लेट, दोनों पर चाक, खड़िया और सेठे के कलम से लिखना। और उस समय भाई की फोम वाली जो राखी को हम संभाल कर रखते थे और उससे ही स्लेट साफ करते थे। इंक की शीशी से लकड़ी की स्लेट को घिसकर चिकना करते थे। कई बार सहपाठी प्रश्न उत्तर को बिठा देते थे तो बड़ा गुस्सा आता था। 2 दिन तक बोलचाल बंद हो जाती थी, लेकिन बाद में फिर दोस्ती हो जाती थी। और इंटरवल में स्कूल से सूखी दलिया हल्के से घी में जो भुनी होती थी वो बांटी जाती, तो सबकी देखा देखी स्लेट पर ले लेते। कभी खाना पसंद नहीं आया तो कागज में घर ले जाते थे। क्या बात है। बचपन की बहुत सारी बातें हो गई, और अब चलो एक गीत सुन लेते हैं बचपन का। आगे बढ़ते हैं।
सुजाता फिल्म का ये गाना हमने सुना और ये गाना भी हमें बस उन्हीं बचपन की उन्हीं बातों में, उन्हीं गलियारों में लेकर के गया। और अब बड़ों की बात करते हैं। आकांक्षा, हमारे घर में हमारी जो माता जी होती हैं जी, वो घर की धूरी होती हैं। बिल्कुल। सब कुछ दारो मदार उनके ऊपर होता है। सुबह उठते ही चाय बना देती है हमारे लिए। किसी कोई बीमार है, वृद्ध है, तो उनके लिए सूप बनाना, फिर उसके बाद भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, शाम का भोजन बनाना, और बाकी घर के इतने सारे काम होते हैं, इतनी व्यस्तता होती है, और बिल्कुल समय पर वो बिना कुछ बोले वो सब काम करती चली जाती हैं। बिल्कुल भाई मंजू जी, जब कहते हैं ना, जब माँ शब्द आता है सामने तो साथ ही एक सटीक व्यक्तिमत्व भी सामने आ जाता है कि भाई हाँ, माँ है, एकदम परफेक्ट होंगी। लेकिन जो गलती इंसान की फितरत है, मानती हैं ना आप? बिल्कुल। तो हो जाए तो भी कोई बात नहीं। फिर ऐसा क्यों होता है कि माँ भी तो एक इंसान ही है, तो जब गलती अगर माँ से हो तो उसे हम उस रूप में क्यों नहीं देखते कि भाई चलो वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं हैं, वो भी किसी चीज से आहत हो सकती हैं, लेकिन उनकी गलती हम माफ क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हमारे मन में माँ के रूप में एक परफेक्ट व्यक्ति की ऐसी एक छवि बनी हुई है कि माँ यानी कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि माँ भी एक व्यक्ति है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी दुख दर्द हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, और उनकी भी शौक हैं कुछ। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हो सकता है कि वो समय पर आपके लिए कभी खाना नहीं बना पाए, हो सकता है कभी उनकी तबीयत खराब हो सकता है कभी उनका बाहर जाने का मन हो। तो अगर उन्होंने कभी काम को छोड़ करके या आपके उस समय को छोड़ करके अगर कुछ समय उन्होंने अपने लिए बिताया है, या कोई काम उन्होंने अपने लिए किया है, या आपकी नजर में ऐसा हो सकता है कि ये तो गलत है या ये गलती है, तो हमें बड़ा दिल वहां भी रखना होगा और सोचना होगा कि माँ भी एक व्यक्ति है, उन्हें भी हमें माफ करना होगा। बिल्कुल, ये जो सोच है ना कि भाई माँ है तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। हो सकता है वो जो माँ है वो हर चीज एकदम सटीक करने की कोशिश करती हैं, हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो चाहती हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन कभी थोड़ा सा 19-20 हो सकता है ना? कभी किसी काम में देरी हो सकती है, या कभी कोई चीज के स्वाद में बदलाव भी आ सकता है। एक बात होती है ना कि भाई माँ के हाथ का खाना है तो यही स्वाद होना चाहिए हमेशा। जी, ऐसा क्यों सोचते हैं हम? बिल्कुल, स्वाद कभी ना कभी ऊपर नीचे तो होगा ही। बिल्कुल, ये हमें सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, माँ की अपनी भी समस्या होती है। जैसे मासिक धर्म का समय होता है, कई बार उन्हें बहुत पीड़ा होती है और उस समय उनका भी काम करने का मन नहीं होता है, वो भी आराम करना चाहती, तो उस समय भी किसी काम में देरी हो सकती है, या कोई काम हो सकता है कि नहीं हो पाया हो। तो उस समय आप ये ना सोचें कि अरे ये काम क्यों नहीं हुआ, ये तो होना ही चाहिए था। कई बार क्या होता है, जब मेनोपॉज का समय आता है तब भी स्त्री बहुत सारी समस्याओं से गुजरती है। जैसे मूड स्विंग होते हैं उनके, हीट स्ट्रोक आते हैं उन्हें, बहुत अचानक से गर्मी लगना, अचानक से ठंड लगना, और मूड कभी अच्छा मूड होता है, कभी कभी मूड में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब माँ हमेशा हमसे प्यार से बात करती है, लेकिन हो सकता है उस समय उनका मूड खराब हो, कोई तकलीफ हो, और उसकी वजह से अगर वो किसी बात पर चिढ़ गई है तो आप पलट करके जवाब ना दें, बल्कि उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, अगर उनका मन अच्छा नहीं है, अगर आप देख रहे हैं कि स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आया है, तो उसके कारण जानने की कोशिश करें। प्यार से अगर हम उनसे पूछ लेंगे कि भाई आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो इसमें हम कहते हैं ना, छोटे तो नहीं हो जाएंगे। और हो सकता है माँ अगर हर चीज समय पे कर रही है तो कभी कभी उनका मन ना हो करने का, लेकिन चूंकि सब चीज सही समय पर, सही तरीके से होनी चाहिए, इसलिए मजबूरी में वो हो सकता है बिना मन के कर भी रही हूँ। तो उनकी भावनाओं की हमें भी कद्र करनी चाहिए, उनका ख्याल हमें भी रखना चाहिए, उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी तरफ हमारा भी ध्यान होना चाहिए। हो सकता है उन्हें कुछ अलग खाने का मन हो सकता है कभी उनका खाना बनाने का मन ना हो। तो और परिवार को जो चलाने की बात होती है ना मंजू जी, तो परिवार के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है
कि परिवार से जुड़े जितने भी व्यक्तियों का जो काम है वो किसी एक अकेले व्यक्ति पर बोझ न बने, भार न बने। और बच्चों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि जब वो बहुत छोटे होते हैं तब तो माँ उनका सारा काम करती है, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी बच्चे यही समझते हैं कि ये सारे काम तो माँ के ही हैं। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और जब वो कर सकने के लायक हो जाते हैं तो माँ के काम में उनको भी हाथ बटाना चाहिए। माँ को थोड़ा आराम देने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, सास ससुर भी होते हैं, तो उनके लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे कार्य जो आप कर सकते हैं, कि खुद अपना पानी लेकर के पी लीजिए, खुद अपने कपड़े तह करके रख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे काम वो कर सकते हैं, तो वो आप स्वयं करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एक ही व्यक्ति पर हर काम का बोझ डालना। ये ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगली बार जब आप ये सोचें, जब हम देखेंगे कि अगर माँ का स्वभाव थोड़ा सा मतलब मूड अगर चेंज हो रहा है, तो कोशिश करें कि उनको शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आराम मिले। और एक हमारे श्रोता ने जो बात लिखी है इसी संदर्भ में कि माँ की गलती, माँ क्या गलती कर सकती है? अगर मैंने कोई गलती की है तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। हम बच्चों को उनकी मजबूरी समझनी चाहिए और उनके साथ केवल आगे बढ़ना चाहिए। और एक और श्रोता की ये बात, माँ कोई गलती नहीं करती, जो भी करती है बच्चों की भलाई के लिए, और अगर की भी है तो जिक्र नहीं करना चाहिए। यही बात सही है, बिल्कुल ये जो सटीक बात लिखी है कि अगर माँ से कोई गलती हो भी गई है तो उसका जिक्र कभी ना करें, क्योंकि वो जीवन में आपके लिए इतना कुछ करती है कि उनकी कुछ गलतियों को आप लेकर मत बैठिए या लोगों के सामने कहिए मत, ये बहुत गलत होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी। चलिए अब एक गीत सुनते हैं। ला 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 बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा ला 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 ला, ला 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 ला। सितारों की उजली कतारें हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो नजारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा ला 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 ला, ला 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 ला। धूल का फूल फिल्म का ये गाना हमने सुना और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।